फिर आप पूछ लगो कि अरे ये बंदरों की फौज कैसे ब्रिज बना सकती है, तो रामायण की कहानी तो आपको कुछ और बताना चाह रही है। और इन सब चक्करों में आप ये चीज एकदम भूल जाएंगे कि श्री हनुमान तो देवता हैं। उनको जैन ट्रेडिशन में भी विद्याधर माना गया है कि नहीं, तुम्हें जो इतिहास याद है वो तो मिथ है, वो तो सुपरस्टिशन है, वो तो कभी हुआ ही नहीं था। और तुम्हें याद नहीं है, तुम में से कुछ लोग तो आदिवासी हो, तुम में से कुछ लोग तो बाद में आए थे, तुम्हें अपनी हिस्ट्री नहीं याद है। एंड दिस इज हाउ यू कैन सबवर्ट अ सिविलाइजेशन। आप माया बोलो, किसी को नहीं समझ में आएगा। आप सिमुलेशन हाइपोथेसिस बोलो तो पीपल विल थिंक दैट यस यू आर टॉकिंग समथिंग वेरी नाइस। 4004 BC में गॉड क्रिएटेड अर्थ इन 7 days दिस दैट, और वहीं से टाइम का एरो शुरू हुआ है। किसी ने नहीं देखा कि पत्थर गोल गोल जो पहाड़ से गिर रहा है और सोचा कि हाँ यार मैं चीज़ को गोल कर देता हूँ। ये सिर्फ पिछले 10,000 सालों में ही हुई, उससे पहले कभी हुई नहीं होगी। स्वयंभू मनु भी और वैवस्वत मनु की कहानी के ओरिजिन्स में वो ग्रेट फ्लड की कहानी है। कोई फ्लड आया और फिर उसमें उन्होंने बचाया। इजिप्ट और ग्रीस सिविलाइजेशंस तो दे आर नो लॉन्गर अलाइव टू स्पीक ऑन देयर बिहाफ, तो उनकी हिस्ट्री भी बास्टर्डाइज हुई है। एक हिंदू को कम दिक्कत होती है इससे, वो बोलेगा हाँ हाँ मैं जिस शेल्फ पे श्री कृष्ण को डालता हूँ मैं उसी शेल्फ पे क्राइस्ट को भी रखता हूँ। हिंदूज, हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यही है, हम परसीव ही नहीं कर पाते कि द अदर माइंड इज एक्चुअली नॉट एज टॉलरेंट एज वी आर, एंड टॉलरेंट भी वीक वर्ड है, इज नॉट एज कंफर्टेबल विद प्लूरैलिटी एज वी आर। हेलो अमृत, नमस्ते, जय श्री राम। जय श्री राम। आपकी नई बुक आ गई है। इनफैक्ट आई वुड से दिस इज़ योर फर्स्ट वर्क ऑफ नॉन फिक्शन। वर्क ऑफ नॉन फिक्शन, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जैसे इसमें सब टाइटल में लिखा है अ हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, एंड यू वर टेलिंग कि हिस्ट्री की डेफिनेशन भी वो नहीं है जो यूजुअली हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, स्कूल में कभी मेरा सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं रहा। यू सेड यू वर वेरी मच इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, लेकिन मेरा नहीं रहा क्योंकि मुझे उसका यूज़ नहीं समझ आया कभी। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ हिस्ट्री? हमें क्यों अपना इतिहास जानना है, और क्या हिस्ट्री और इतिहास भी सेम शब्द हैं? सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। राइट। सो इसमें बात में ही ऑलरेडी 3-4 चीज़ें छिपी हैं आपके इस क्वेश्चन में। द फर्स्ट क्वेश्चन कि ओके व्हाट इज़ हिस्ट्री, एंड इवन द रीज़न कि क्यों हमें हिस्ट्री बोरिंग लगता है स्कूल में। सो द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ हिस्ट्री is actually कि we will look at documents, we will look at evidence, we will look at inscriptions, and we will come up with something called the truth, कि ऐसा हुआ होगा। But how do we identify or establish that truth कि okay this year this might have happened, this king might have done that, this person might have said this, and in itself ये तो एक blind activity हो जाती है, तो इससे हमें कोई तात्पर्य मिल नहीं पाता है, and therefore as children हम भी सोचते हैं कि यार इसका फ़ायदा क्या है। बट एक और चीज़ हम सबके टीचर्स ने बोली भी होगी कि एक्चुअली हिस्ट्री इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द लेसन्स दैट इट कैन टीच अस, एंड दैट इज़ एग्जैक्टली द ओनली पॉइंट ऑफ इट कि अगर हम उससे कुछ सीख सकते हैं एंड इट कैन इन्फॉर्म अस फॉर फ्यूचर डिसीजंस या करंट डिसीजंस, तब तो फ़ायदा भी है। अब इस पे देर आर 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू जो बड़े रेलिवेंट हो जाते हैं। एक प्रोफेसर बाल गंगाधर हैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा पेपर लिखा है कि व्हाट डू इंडियंस नीड, अ हिस्ट्री और अ पास्ट। तो अब यहाँ पे एक बड़ा कमिंग टू द क्वेश्चन, यू आर ऑल्सो सेइंग कि हिस्ट्री और इतिहास में भी कोई डिफरेंस है क्या? तो ही इज एक्चुअली आस्किंग इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड अ पास्ट, एंड ही रेजेस द पॉइंट दैट एक्चुअली ऑल पीपल थ्रू आउट टाइम एंड स्पेस हैव हैड अ सेंस ऑफ देयर ओन पास्ट, कि उनके एंसेस्टर्स क्या रहे होंगे, उनकी पुरानी कहानियाँ क्या रही होंगी, बट दैट सेंस ऑफ पास्ट हैज़ ऑलवेज बीन यूज्ड टू इन्फॉर्म देम इन द प्रेजेंट। तो हम लोग भी जो बड़े हुए हैं, अगर हमने अपने नानियों दादियों से रामायण महाभारत की कहानियाँ सुनी हैं, तो ये थोड़ी सुना है कि अच्छा इस साल में ऐसा हुआ था, उस साल में वैसा हुआ था, लेकिन श्री राम, श्री हनुमान, कर्ण, द्रौपदी, अश्वत्थामा, इन सब से लेसन्स सिखाए हैं हमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने। सो दैट इज़ हाउ अ पीपल यूज़ अ पास्ट। एंड प्रोफेसर बाल गंगाधर कहते हैं कि द ईजिएस्ट वे टू रिमूव अ पीपल्स सेंस ऑफ पास्ट इज़ टू गिव देम अ हिस्ट्री। तो उनको अपनी मेमोरीज से, अपने कल्चरल ट्रांसमिशंस से डिवोर्स कर दो, और उनको उल्टा ये बोल दो कि वेट दिस इज द वन ट्रू स्टोरी। एंड प्रोफेसर बाल गंगाधर ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि ये वन ट्रू स्टोरी का नशा भी क्यों आया, वाई आर वी सो ऑब्सेस्ड विद द आइडिया ऑफ वन ट्रू स्टोरी, एंड द ओरिजिन्स ऑफ दैट एक्चुअली गो टू द ओरिजिन्स ऑफ जुडियो क्रिश्चियनिटी, द एब्राहमिक रिलीजन्स। Because prior to that, all tribes, all cultures had their own stories, their own gods, their own ancestors. आपस में भी अगर वो मिलते थे तो they may fight for land, they may fight for resources, they may fight for ego, but they never fought कि no, my story is truer than your story, or my God is truer than your God. ये पुराने ज़माने में people never had this.
बट जब जुडियो क्रिश्चियनिटी का एडवेंट हुआ एंड स्पेशली क्रिश्चियनिटी का एडवेंट हुआ, देन एन इम्पेरेटिव अरोज कि हमें एक स्टोरी ढूंढनी है जो हम बोल सके सारी ह्यूमैनिटी की यही स्टोरी, एंड अदर कल्चर्स हैड टू बी डाइवोर्स्ड फ्रॉम देयर ओन एंसेस्ट्री। देयर नहीं कि तुम जो बोल रहे हो वो तो मिथोलॉजी है, वो तो सुपरस्टिशन है। 4004 BC में गॉड क्रिएटेड अर्थ इन 7 days, दिस दैट, और वहीं से टाइम का एरो शुरू हुआ है। सो इट हैड टू बी फोर्स फिट इनटू वन सिंगल लीनियर नैरेटिव ऑफ टाइम। तो आज हम जिसे हिस्ट्री बोलते हैं, इट इज एक्चुअली फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट या दैट इम्पेरेटिव कि वन ट्रू स्टोरी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। पहले तो दिस एरोगेंस टू बिलीव कि वी कैन आइडेंटिफाई वन ट्रू स्टोरी ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड देन द इंस्टीट्यूशनल, यू कैन से ऑलमोस्ट क्राइम ऑफ इम्पोजिंग दैट ऑन नॉट जस्ट इंडिया। ये अगर आप इजिप्ट और ग्रीस सिविलाइजेशंस, तो दे आर नो लॉन्गर अलाइव टू स्पीक ऑन देयर बिहाफ, तो उनकी हिस्ट्री भी बास्टर्डाइज हुई है। लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिकन की हिस्ट्री बास्टर्डाइज हुई है, अफ्रीकन हिस्ट्रीज बास्टर्डाइज हुई हैं। सो द डिफरेंस बिटवीन हिस्ट्री एंड द पास्ट पहले इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री तो इज द सिंगल एंटरप्राइज दैट वी वांट टू एस्टैब्लिश एंड फोर्स फिट वन ट्रू स्टोरी। तो अच्छा, व्हाट इज द अदर हिस्ट्री देन? एक्चुअल हिस्ट्री क्या होनी चाहिए? इस पे प्रोफेसर KM मुंशी जी हैं, जिनको मैंने कोट भी किया है बुक में, एंड फॉर मी ये बुक भी और आगे का भी मेरा काम, आई सी इट एज अ वर्क। KM मुंशी जी ने कॉल टू एक्शन दिया है, तो आई सी माई वर्क एज अ रिस्पॉन्स टू हिज कॉल टू एक्शन। तो उन्होंने बोला कि व्हाट शुड बी अ ट्रू हिस्ट्री ऑफ अ पीपल। उन्होंने कहा अ ट्रू हिस्ट्री ऑफ अ पीपल, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, बुक में वो कोट है भी, इट शुड टेल द स्टोरी ऑफ हाउ अ पीपल केम टुगेदर ऑर्गेनिकली। उनकी खुद की विल कैसे अराइज हुई टू बी वन होल, वन कलेक्टिव, एंड हु वर द मेन एंड विमेन जिन्होंने एक्टिविटीज़ की जो इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड होल को क्रिएट करने में हेल्प की हो। अब एक्चुअली ये आइडिया अगर आप देखें, वन पीपल कमिंग टुगेदर एंड व्हाट दे देमसेल्व्स क्रिएट टुगेदर, इसका बड़ा सुंदर शब्द है हम लोग के पास ऑलरेडी। अवर एक्चुअल वर्ड फॉर इट इज संस्कृति, क्योंकि संस्कृति 2 शब्दों से बना है, सम्यक और कृति। सम्यक मीन्स समथिंग वेरी वेल डन, वेरी वेल अकम्प्लिश्ड, और सम्यक में सम भी छिपा है विच मीन्स टुगेदर, कलेक्टिव, और कृति मीन्स क्रिएशन। सो आवर वेरी वर्ड फॉर सिविलाइजेशन इज दैट विच ऑल ऑफ अस हैव टुगेदर क्रिएटेड आफ्टर गुड थॉट, डीप चिंतन, डीप मंथन। दैट इज वॉट अ ट्रू हिस्ट्री ऑफ अ पीपल मस्ट से। एंड श्री KM मुंशी जी ने उस समय लिखा था कि सच अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज येट टू बी रिटन। So that is the call to action that I see my work in. And for myself, मैंने जो frame establish किया है इस book में, उसको expand भी करता हूँ। 2 analogies use होती हैं। Number 1, as the consciousness is to an individual, so civilization is to the collective. इसका पहला अर्थ ये है कि कॉन्शियसनेस हम माने कि वो डिसेंड करती है या मैनिफेस्ट होती है, वो जो भी हम माने, अलग मॉडल्स हैं। बट वॉट एवर इज द कॉन्शियस एक्सपीरियंस, वो एक यूनिवर्सल एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आपकी कॉन्शियसनेस अलग है, आपकी अलग है, मेरी अलग है। मेरे कॉन्शियस एक्सपीरियंस में आप बैरियर है, आप घुस नहीं सकते, मैं आपके में घुस नहीं सकता, बट इट इज सम यूनिवर्सल फिनोमिनन जो हम सब सब्जेक्टिवली एक्सपीरियंस करते हैं। सिमिलरली सिविलाइजेशन इज वॉट एमर्जेस इन अ कलेक्टिव, इन अ ग्रुप ऑफ पीपल, और वो भी एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है। बट आवर सिविलाइजेशन एक्सपीरियंस इज डिफरेंट, समवन एल्सेस सिविलाइजेशनल एक्सपीरियंस विल बी डिफरेंट। ईच सिविलाइजेशन इज इट्स ओन सब्जेक्टिव फेल्ट एक्सपीरियंस। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1। और इसका एक्सटेंशन देन, एज मेमोरी इज टू कॉन्शियसनेस, हिस्ट्री इज टू अ सिविलाइजेशन। तो व्हाट इज मेमोरी? हम सब की मेमोरी इज एन अनब्रोकन स्ट्रीम। आपके पास अपनी है, आपके पास अपनी है। बाय अनब्रोकन आई डोंट मीन कंटिन्यूअस, हमें अपने जीवन का हर क्षण, हर मोमेंट नहीं याद है, बट आपके 4 साल की मेमोरी, 8 साल की मेमोरी, वो आपकी ही है। एंड योर सेंस ऑफ आइडेंटिटी इज बिल्ट ऑन दैट। यू आर अनंत, यू आर उदित, बिकॉज यू हैव एक्सेस टू योर स्ट्रीम ऑफ मेमोरी। और आप मेमोरी को यूज करते हो टू इन्फॉर्म योर सेल्फ, आप रिफ्लेक्ट करते हो उस पर। तो नाउ गोइंग बैक टू हिस्ट्री का भी पर्पस क्या है कि फॉर इट शुड टीच अस लेसन्स, वी शुड लर्न। मेमोरी को भी हम वैसे ही यूज़ करते हैं। एट एनी गिवन टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कोई फॉन्ड मेमोरी आप बताइए, यू माइट से कभी आप अपने दोस्तों के साथ घूमने गए होंगे, कोई अच्छी ट्रिप रही होगी, उस पर अच्छा हंसी मजाक हुआ होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि अच्छा किस दिन निकले थे, किस टाइम निकले थे, क्या कपड़ा पहना हुआ था, मेन्यू में क्या खाया था, तो ये आपको शायद याद ना हो।
लेकिन आपके जो एक्सपीरियंस रहा उससे, द फ्रेंडशिप दैट यू फॉर्म, वो आप आजीवन अपने साथ रख सकते हैं. तो दैट इज व्हाट मेमोरी डज. एक्चुअली दैट इज व्हाट हिस्ट्री इज टू अ सिविलाइजेशन. इट इज इट्स ओन सेंस ऑफ मेमोरी, इट इज इट्स ओन सेंस ऑफ कि मेरी जीवन रहा क्या है. एंड उसका आप नेक्स्ट स्टेप देखिए. अगर मैं चाहूँ कि मुझे आपकी सेंस ऑफ पर्सनैलिटी को डिस्टर्ब करना है, वन ऑफ द बेस्ट वेज आई कैन डू इट इज टू प्ले विथ योर सेंस ऑफ मेमोरी. आई कैन टेल यू फॉर थिंग्स जो आपको याद हो, मैं बोलूँगा नहीं नहीं ये बात तो कभी नहीं हुई थी, तू तो सपना देखा होगा तूने. और आई कैन डू दी ऑपोजिट, करे तुझे याद नहीं है हमने ये बात की थी, तू तो बड़ा भुलक करवाए जा रहा है यार. और अगर मैं ये एग्रीजियसली इनफ करूँ, इंसिडियसली इनफ करूँ, परसिस्टेंटली इनफ करूँ, आई कैन कॉज यू टू डाउट योर सेल्फ कि यार क्या मेरी याददाश्त में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या. और मैं चाहूँ तो आपको 20 साल अगर एक डंजन में बंद कर दूँ और यही करते रहो 20 साल आपके साथ, तो 21वें साल में आपको मैं बाहर भी छोड़ दूंगा, तो आई हैव ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड सो मच ऑफ योर पर्सनैलिटी. तो वही आप सिविलाइजेशन के साथ कर सकते हैं कि नहीं, तुम्हें जो इतिहास याद है वो तो मिथ है, वो तो सुपरस्टिशन है, वो तो कभी हुआ ही नहीं था. और तुम्हें याद नहीं है, तुम में से कुछ लोग तो आदिवासी हो, तुम में से कुछ लोग तो बाद में आए थे, तुम्हें अपनी हिस्ट्री नहीं याद है. एंड दिस इज हाउ यू कैन सबवर्ट अ सिविलाइजेशन. सो कमिंग बैक टू जस्ट रैपिंग, इट्स अ लॉन्ग, आपने जो पूछा उससे, द आइडिया इज कि देयर इज अ डिसिप्लिन कॉल्ड हिस्ट्री. लेकिन उसने एक जो एरोगेंस ले ली है कि वो लोगों को, कल्चर्स को, सिविलाइजेशन को उनकी आइडेंटिटी और पास्ट सिखा सकता है. दैट इज फॉल्स एंड दैट इज टू बी कंटेस्टेड. एंड अ पीपल्स ओन मेमोरी एंड देयर ओन हिस्ट्री, इतिहास इज फार मोर इम्पॉर्टेंट टू देम, क्योंकि दे नो हाउ टू यूज इट एंड हाउ टू बी अलाइव थ्रू इट, हाउ टू इन्फॉर्म देमसेल्व्स थ्रू इट. So, can we say that human civilization is an innate, inevitable reflection of the consciousness? Innate and inevitable are strong words. अब civilization के लिए ये थोड़ा it's more helpful as an analogy. तो civilization के बड़े definitions रहे हैं throughout time, and many thinkers have compared civilization to either life forms या organisms. And they have speculated कि जैसे organisms get born, they have a young age, then they have a age of maturity and adulthood, फिर वो decay करने लगते हैं, वो फिर वृद्धाश्रम आ जाता है और फिर मृत्यु हो जाती है. तो analogy के तौर पे people say कि civilizations also move that way, and to use an analogy then helps us identify that thing in a new dimension. तो मैं भी ये consciousness और civilization के बीच में एक analogy है. So, कैन इट बी लाइक जैसे कॉन्शियसनेस जो है वो कलेक्टिवली ऑपरेट करती है, और सिविलाइजेशन भी ऑपरेट नहीं कर सकती जब तक उसमें संगठन ना हो. और संगठन में सिर्फ मानव सभ्यता की बात नहीं हो रही है, उसमें पर्यावरण की भी बात हो रही है. तो कॉन्शियसनेस इज एन इंक्लूसिव एंटिटी दैट इज रिफ्लेक्टेड इन सिविलाइजेशन. एंड लाइक ह्यूमन मेमोरी जो इंडिविजुअल से, क्वांटम से बाहर की तरफ फैल रही है, वो हिस्ट्री में चेंज हो रही है. तो अगर आप इंडिविजुअल मेमोरी डिस्ट्रॉय कर दोगे और कलेक्टिवली अगर उन इंडिविजुअल्स की मेमोरी डिस्ट्रॉय कर दोगे, तो हिस्ट्री भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी. सो इट विल वर्क लाइक अ मेमोरी डैमेज फॉर एन इंडिविजुअल टू अ सिविलाइजेशन. यस, एब्सोल्युटली. तो वही है. सो कमिंग बैक टू द अर्थ कि जिसको हम आज हिस्ट्री बोलते हैं, इट इज एक्चुअली एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू डिस्ट्रॉय एंड डिसरप्ट एनी पीपल्स कनेक्शन विद देयर ओन पास्ट. एंड ये भारत के साथ तो हुआ ही है. भारत में ओनली डिफरेंस इज कि अभी भी भारतीय जीवित हैं, तो वी कैन टॉक अबाउट इट. ग्रीस जीवित नहीं है, इजिप्ट जीवित नहीं है, सुमेर जीवित नहीं है, तो वो सिर्फ म्यूजियम में है, या फिर हॉलीवुड मूवीज उनके भगवानों के साथ, उनके देवताओं के साथ खिलवाड़ कर लेती हैं. यहाँ पे वी आर स्टिल अलाइव, सो वी कैन स्टिल टॉक अबाउट इट एंड अवेकन, रीअवेकन एंड रिवाइज अवर थिंकिंग. और इसका एक कारण ये भी है कि हमारी एक शिक्षा पद्धति में भी और लाइफस्टाइल में भी चेतना की व्यवस्था और उससे संबंधित शिक्षा को भी महत्वपूर्ण माना गया हमेशा से. तो हमने वो इटर्नल को सरवाइव किया हुआ है आज तक. तो एक और मैं इसमें उदाहरण यही देता हूँ कि भाई हम लोग ने पढ़ा है कि ओके दिस ईयर क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका. आप मान लीजिए अगर कि अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है वो कई सेंचुरीज में कई बार रीडिस्कवर अगर हुआ होता ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, तब क्या हमें याद रहता कि अरे हर साल किस नए बंदे ने डिस्कवर किया? तब क्या हम हर नाम, हर किंग का याद रखते? अगर 1000 बार डिस्कवरी हो चुकी होती और याद भी रखते तो उसमें कितने क्रिस्टोफर दिख जाते? फिर 4-5 नाम दिख जाते. और तब क्या हम डिफरेंशिएट कर पाते कि अच्छा नहीं, इसमें से कौन पहला क्रिस्टोफर था? तो एट दैट पॉइंट वी वुड हैव रियलाइज्ड कि नहीं यार, इसमें जो लर्निंग है उस पर फोकस करते हैं, एक्चुअल डिटेल्स की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है.
वही चीज़ हमारे यहाँ है कि भाई बड़े विश्वामित्र नाम आपको मिल जाएंगे, कई वशिष्ठ ऋषि आपको मिल जाएंगे, बट दैट डजंट मीन कि हिस्टोरिकल सेंस नहीं है. इट जस्ट मीन्स कि इतनी लॉन्ग कंटिन्यूटी रही है कि वी हैव चोजन टू रिमेंबर द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स एंड नॉट द मंडेन स्टफ ऑफ हिस्टोरिया. तो डिस्ट्रॉय करने की का प्रयास किया किसने और कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि अगर कॉन्शियसनेस का रिफ्लेक्शन सिविलाइजेशन कलेक्टिव एक प्रोग्रेसिवनेस है तो उसको तो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्योंकि कॉन्शियसनेस को तो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता. तो ये क्या एक लीनियर एक सिविलाइजेशन बनाने का जो चाव चढ़ा, जो वेस्टर्न वर्ल्ड से स्टार्ट हुआ, ये उसके कारण जो उसका जो प्रभाव भारतीय संस्कृति पे भी है और वो हिस्ट्री जो डिसरप्ट हुई है, तो ये हम यहाँ देख पा रहे हैं वैसा. हाँ, तो इसके आई मीन हिस्टोरिकल ट्रेंड्स अगर हम देखें तो देर आर वेरियस ट्रेंड्स दैट केम टुगेदर. एंड वही जैसे मैंने बताया प्रोफेसर बाल गंगाधर के पेपर में, और उनका जो और भी काम है, उनकी एक किताब है हीदन इन हिज ब्लाइंडनेस. वो जिसने भी नहीं पढ़ी है मैं रिकमेंड करता हूँ कि अवश्य उनको पढ़नी चाहिए. वहाँ पे उन्होंने जिस तरह दिखाया है कि व्हाट हैपेंड कि इतने सारे वर्ल्ड कल्चर्स थे, ट्रेडिशंस थे, सडनली दिस आइडिया ऑफ रिलीजन अरोज, वन एक्सक्लूसिव रिलीजन अरोज. उस रिलीजन को अपने आप को यूनिवर्सलिस्ट करना था. उसके खुद के सेल्फ एग्जिस्टेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो बाकी चीज़ों को नकारें. अगर आप देखें कि तो कॉन्शियसनेस वाली एनालॉजी तो मैं दे रहा हूँ, बट सिविलाइजेशंस को नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स से कंपेयर किया है. एंड इन द वर्ल्ड ऑफ ऑर्गेनिजम्स द वेस्टर्न वर्ल्ड हैज़ बीन वेरी फैसिनेटेड विद द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कॉम्पिटिशन अमंग स्पीशीज. कि अरे अगर एक स्पीशीज ने दूसरे को समाप्त कर दिया तो कोई बात नहीं, दैट मीन्स दिस स्पीशीज इज द फिटर वन एंड इट डिजर्व्स टू सर्वाइव. तो उन्होंने तो इंटर सिविलाइजेशनल गेम को भी ऐसा ही देखा है. They haven't seen it as streams of consciousness कि my civilization, if I am stronger then it's okay if I destroy your civilization. And existentially भी अगर आप ट्रेडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, भाई ऐसा क्यों है कि आज भी नॉर्मली एक हिंदू को शायद कम दिक्कत हो, वो बोलेगा हाँ हाँ मैं जिस शेल्फ पे श्री कृष्ण को डालता हूँ मैं उसी शेल्फ पे क्राइस्ट को भी रख दूँगा. एक हिंदू को कम दिक्कत होती है इससे, क्योंकि एक हिंदू के लिए जहाँ पे इतने युग हैं, मनवंतर हैं, इतने कल्प हैं, उसमें कितनी कहानियाँ हुई हैं, तो ये मानना कि हाँ ठीक है कोई पैगाम्बर भी आए होंगे, उन्होंने भी कुछ सत्य बताया तो उनको भी सम्मान दे दो, इसमें कोई एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है एक हिंदू को. लेकिन उस साइड जैसे ही उन्होंने ये मान लिया कि हाँ ठीक है क्राइस्ट की स्टोरी के ओवर एंड अबव भी अवतार भी आए थे, और क्राइस्ट तो हमारे रेगिस्तान में आए थे लेकिन उस समय भारत में भी कुछ और दैव्य एक्टिविटी चल रही थी, तब तो उनका बिलीफ सिस्टम कितना डाइल्यूट हो गया. फॉर इट टू एग्जिस्ट ऑन द सेम शेल्फ उसके लिए बहुत बड़ा थ्रेट है. वेयरएज फॉर कृष्ण टू बी ऑन द सेम शेल्फ एज क्राइस्ट, कृष्ण कम नहीं होते, लेकिन क्राइस्ट या मोहम्मद की जो एक्सक्लूसिव स्टोरी है वो तो बहुत इफ दे ओपन अप तो व्हाई वुड समवन ओनली वर्शिप क्राइस्ट, वो बोलेगा हाँ फिर तो मैं चलो श्री कृष्ण को मानने लगता हूँ. तो दैट थ्रेट उनको शुरुआत में परसीव हो गया. एंड देन दैट इम्पेरेटिव कि बाकी सारी स्टोरीज को डिस्ट्रॉय करना है, बाकी सारी एंसेस्ट्रीज को डिस्ट्रॉय करना है. आज भी अगर आप लोगों ने पंकज से भी बात की होगी, उनकी पुस्तक शत्रुबोध स्वयंबोध में भी ही टॉक्स अबाउट इट वेयर इट इज सिस्टमैटिक. द फर्स्ट थिंग दोज कल्चर्स हैव टू डू इज डाइवोर्स यू फ्रॉम योर ओन एंसेस्ट्री, मेक यू फील कि आप ही के एंसेस्टर्स के ट्रेडिशंस बेकार थे, एंड देन यू बिकम subvertible, then you become a victim that you can be used by them for their own agenda. So history has been a very vital tool in that game. And yes, क्योंकि एक एरा आया कि उनका यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऐसा था, उसी समय ये डिसिप्लिन्स भी पैदा हुए. सो इन देयर ओरिजिन्स ऑल्सो उनके खुद के कुछ रेसिस्ट पैराडाइम्स भी एम्बेडेड थे, उनके सबकॉन्शियस बायसेस भी एम्बेडेड थे. तो वो हमें दिखता है हिस्ट्री में भी, सोशियोलॉजी में भी, एंथ्रोपोलॉजी में भी. तो हमारे यहाँ पे जो हिस्ट्री शुरू कहाँ से होती है, व्हेन यू से कि इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड देन हाउ इन दोज टाइम्स पीपल कम टुगेदर एंड क्रिएट समथिंग टुगेदर, वेयर डज दिस स्टार्ट? हाँ, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है. तो एक तरीके से तो अगर आप देखिए तो हमारा इतिहास कॉन्शियसनेस के ओरिजिन से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि और यहीं पे ये पुस्तक भी स्टार्ट होती है मेरी फ्रैक्टल मंडल, क्योंकि ब्रह्मा जी की अगर आप कहानी से हु और व्हाट इज ब्रह्मा, ब्रह्मा इज एसेंशियली द फर्स्ट कॉन्शियसनेस. उनको स्वयं भू बोलते हैं कि वो सेल्फ बॉर्न भी हैं एंड ही इज द फर्स्ट कॉन्शियस एंटिटी. और कहानी शुरू ही होती है कि ब्रह्मा जी फिर सृष्टि का निर्माण शुरू करते हैं,
तो इन दैट सेंस हमारा इतिहास तो वहाँ से शुरू होता है, स्पेशली अगर हम माने कि वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट द इतिहास ऑफ होमोसेपियंस और होमोसेपियंस इन व्हाट सब कॉन्टिनेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट द हिस्ट्री ऑफ लाइफ, कॉन्शियसनेस एंड रियलिटी इटसेल्फ। तो लाइक साइंस बिगिंस इट्स क्रॉनिकल फ्रॉम द बिग बैंग, और आज तो चलिए वो लोग ये भी पूछते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था। सिमिलरली आवर हिस्ट्री बिगिंस द मोमेंट ब्रह्मा जी स्प्रंग फ्रॉम द नेवल ऑफ विष्णु। विष्णु के नेवल से एक लोटस निकला, लोटस पे वो स्वयंभू सेल्फ बॉर्न, और फिर उन्होंने सृष्टि का निर्माण शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने वाक या स्पीच का निर्माण किया, तो साउंड एंड वाइब्रेशन से शुरू किया उन्होंने। पुराणों में कहानियां हैं कि उनकी ब्रेथ से कुछ और निकला, उनके इस पार्ट से कुछ और निकला। इन दैट सेंस इट बिगिंस फ्रॉम देयर। लेकिन ठीक है, देन वी कैन ऑल्सो कम टू द नेक्स्ट लेवल कि ओके वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट होमोसेपियन हिस्ट्री या भारतीय हिस्ट्री, तो वो कहाँ से शुरू होता है। तो वो भी अगर आप पुराणों में की कहानी देखें तो मनवंतरों का एक कॉन्सेप्ट है, वी कैन गेट टू इट मे बी इन डिटेल ऑल्सो, बट ब्रॉडली हम करेंटली एक 7th मनवंतर में है, यानी वी आर करेंटली इन द 7th एरा और इपॉक, एंड देयर इज एन आइडिया कि इससे पहले 6 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो सबसे पहले मनवंतर से फिर हमारा काउंट शुरू होता है, जिसमें स्वयंभुव मनु, उनको स्वयंभुव बोलते हैं बिकॉज ही वॉज बॉर्न फ्रॉम ब्रह्मा, तो स्वयंभू के पुत्र स्वयंभुव बुलाए गए, एंड उनकी पत्नी का नाम था शतरूपा। वहाँ से शुरू होता है, तो फिर उनके बच्चे, नेक्स्ट जनरेशन्स जिनको हम आदित्य बोलते हैं, दैत्य, दानव बोलते हैं, वो सब लाइंस फिर वहाँ से शुरू हुई, और वहाँ से हमारी पौराणिक कथाएं, कल्पनाएं शुरू होती हैं, और उसमें ह्यूमन स्टोरीज मिलती हैं। तो स्वयंभुव मनु के लिए वर्णन किया गया है कि वो और उनके लोग देवी की मूर्तियाँ बनाते थे और देवी की पूजा करते थे, कि वो लोग सूर्य की पूजा करते थे। तो देन दिस गोज इनटू कि अगर हमारी हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, तो इसीलिए तो हम उसे बोलते हैं सनातन। कि आप अर्लीस्ट स्टेज पे भी चले जाएं तो वो ऑलरेडी उसमें जो एंथ्रोपोलॉजिकल टर्म से बोलेंगे कि ओके सन वर्शिप वाज ऑलरेडी प्रेजेंट, फीमेल गॉडेस कल्ट वर्शिप वाज ऑलरेडी प्रेजेंट, बट हम लोग तो बोलेंगे कि अरे आपको उसी समय मूर्ति पूजा दिख रही है, आपको उसी समय देवता उपासना दिख रही है। एंड वैसे भी वो हमारे यहाँ इन्फिनिट साइकिल्स का है, तो ये पहला मनवंतर भी इस कल्प का पहला मनवंतर है। उससे पहले प्रलय हुआ होगा, उसके पहले अलग एक सृष्टि चली होगी, एंड वो साइकिल कब से चल रही है, इन्फिनिटली। तो वैसे अभी मेरे पास 2 प्रश्न आ रहे हैं। एक तो मनवंतर को लेके कि क्या है, व्हाट इज, हाउ डू वी डिफाइन अ मनवंतर, और दूसरा जब हम कहते हैं ओरिजिन की, दैट स्टार्टेड फ्रॉम ब्रह्मा व्हेन अ लोटस केम आउट ऑफ द नेवल, इसको आप इसको कैसे परसीव करते हैं? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हम ह्यूमन फॉर्म में देखते हैं जो शायद एनर्जी लेवल पे हो रही है चीज़ें, तो इस एक्टिविटी को या पुराणों में जो कथाएं हैं, जो सारी चीज़ें लिखी गई हैं, उसको आप कैसे परसीव करते हैं? सो बेसिकली लिटरल सेंस वर्सेस सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन। तो ये सेकंड से द फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? मनवंतर को कैसे डिफाइन करते हैं? विल जस्ट स्टार्ट विद दैट मनवंतर वन। एनी संस्कृत वर्ड, इट्स, मुझे तो लगता है इट्स वेरी हेल्पफुल कि पहले उसकी बस बेसिक एटिमोलॉजी अगर देखें, उसी से काफ़ी कुछ समझ आ जाता है, एंड देन उसका एक कंटेक्चुअल यूसेज होता है, उससे और भी समझ में आता है। तो मनवंतर इज 2 वर्ड्स, मनु प्लस अंतर। अंतर मीन्स द इंटरवल और डिस्टेंस बिटवीन 2 थिंग्स। तो यानी कि मनवंतर मतलब कि 2 मनुओं के बीच का पीरियड को एक मनवंतर बोला गया है। इसको आप इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करना है, इंटररेग्नम ऑफ मैनकाइंड आप बोल सकते हो, या इपॉक ऑफ मैनकाइंड आप बोल सकते हो। इंटररेग्नम इज द वेरी डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ अंतर या इंटरवल बिटवीन 2 थिंग्स। तो मनु, अंतर। अब ये इसकी एक और एटिमोलॉजी आप कर सकते हैं कि मनु का भी क्या अर्थ होता है। तो चलो, हमें तो लग रहा है वैवस्वत मनु, हम उनको एक हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी भी बात करेंगे, बट द वर्ड इटसेल्फ का क्या अर्थ है? तो संस्कृत में बहुत सारे शब्द हैं जिनके आप एंड में यू देखेंगे, भृगु, मनु, पुरु, यदु, धातु, ऐसे करके बहुत सारे शब्द होते हैं। तो ये जो यू का सफिक्स आता है एंड में, इट मीन्स एज इट्स अ सपोर्टर ऑफ समथिंग, इट्स एन एस्टैब्लिशर ऑफ समथिंग। जैसे धातु, जो संस्कृत के धातु ही हैं, धा मीन्स मीनिंग, तो धातु इज दैट विच एस्टैब्लिशेस मीनिंग। ठीक है। मनु, मन मीन्स माइंड, चेतना, कॉन्शियसनेस। सो मनु इज ही हु एस्टैब्लिशेस माइंड, चेतना, कॉन्शियसनेस। जी। तो देयरफॉर हम फर्स्ट मनुष्य इसीलिए तो हम मानते हैं मनु को, क्योंकि वो चेतना और चिंतन का जो एबिलिटी है वो बाकी जानवरों में, पशुओं में नहीं है जितनी हम में है। इसीलिए तो मनुष्य जीवन को इतना वरदानी भी माना गया है, क्योंकि हमें वो एबिलिटी है। सो जस्ट एटिमोलॉजिकली, अभी पुराण और इतिहास में भी नहीं पहुंचे हैं, मनवंतर एंड मनु
Manvantar means intervals between two different resets of time. And Manu means that who establishes the consciousness, who establishes the mentality. अब जैसे ही आप इसको थोड़ा हिस्टोरिकल में लाने लगेंगे, हमें पता है कि अर्थ हैज़ गॉन थ्रू मेनी जियोलॉजिकल साइकिल्स. ये ऑलरेडी वी नो. फॉर एग्जाम्पल आइस एज जो होती हैं वो एक बहुत जियोलॉजिकल साइकिल है कि पीरियोडिकली अर्थ का जो लिक्विड है वो एक टाइम के लिए धीरे धीरे फ्रीज होता है, तो सी वाटर्स आपके लेवल रिड्यूस होते हैं, आइसबर्ग्स और पोलर कैप्स में आइस कैप्चर हो जाता है, ग्लेशियर्स में कैप्चर हो जाता है. उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल मैक्सिमम पीरियड होता है, वो जब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अर्थ आइस में कवर्ड होती है. और फिर एक पीरियड आता है जब उसका उल्टा होता है, तब धीरे धीरे वार्मिंग होती है प्लैनेट पे, तो सी लेवल्स राइज होते हैं, रिवर्स मेल्ट होते हैं और प्लेन्स में रिवर्स गिरते हैं. तो ये इस तरह के अर्थ पे भी साइकिल्स चलते हैं. नाउ हमें ये भी पता है कि होमोसेपियन ही, अगर हम अपनी स्पीशीज़ ही ले लें, वी हैव बीन अराउंड फॉर एटलीस्ट 300,000 ईयर्स. हमारी स्पीशीज़, क्या पता कल को एक नई फाइंडिंग आए जो इस डेट को और भी पीछे खींच सकती है, लेकिन कम से कम 3 लाख वर्ष से होमो सेपियन, दैट मीन्स आवर स्पीशीज हैज़ बीन अराउंड. एंड व्हाट इट मीन्स, दैट मीन्स जो जितनी भी क्षमता आप में है, मेरे में है, थिंकिंग की, चिंतन की, इंटेलिजेंस की, इमोशन की, वो क्षमता वाला क्रीचर इस प्लैनेट पे 300,000 ईयर्स से है. लेकिन हम लोगों को क्या लगता है कि भाई सिविलाइजेशन पिछले 10,000 सालों में ही आया है. और उसके भी सिविलाइजेशन के हम सबसे पहले 2 मार्कर क्या लेते हैं, एक एग्रीकल्चर को लेते हैं और एक व्हील को लेते हैं. अब आप सोचिए कि अच्छा व्हील का क्या, हम लोग स्कूल में भी मैम ने बताया होगा कि हाउ वाज व्हील इन्वेंटेड, कि एट सम पॉइंट किसी ह्यूमन ने रियलाइज किया कि हाँ यार गोल गोल घूमती हुई चीज़ में मोबिलिटी ईजी हो जाती है. सो इफ दिस स्पीशीज हैज़ बीन हियर फॉर 300,000 ईयर्स, यानी उस समय भी एक इतना ही इंटेलिजेंट था, तो उसमें से 290,000 ईयर्स के लिए किसी को ये इंट्यूशन नहीं आया, किसी ने नहीं देखा कि पत्थर गोल गोल जो पहाड़ से गिर रहा है और सोचा कि हाँ यार मैं चीज़ को गोल कर देता हूँ. ये सिर्फ पिछले 10,000 सालों में ही हुई, उससे पहले कभी हुई नहीं होगी. बड़ा मतलब ये इनक्रेडुलस है, ये आपके बिलीफ को थोड़ा टेस्ट करता है ये प्रोपोजिशन. एग्रीकल्चर के लिए भी बोला जाता है कि भाई एग्रीकल्चर से पहले ह्यूमैनिटी नोमैडिक थी. तो विच इज़ टू से दैट इट इज़ नॉट कॉन्स्पिरेसी थियरी या फैंटेसी टू इम्प्लाई कि ह्यूमन सिविलाइजेशनल वेव्स पहले भी हो सकता है आए हों. उनकी टेक्नोलॉजिकल ट्रेजेक्टरी भले इस लेवल की ना रही हो, लेकिन ह्यूमन कॉम्प्लेक्सिटी, लार्ज एम्पायर्स, मिलिट्री इनोवेशन, ये सब कई बार हुआ हो सकता है. एंड ये बाकी सिविलाइजेशंस में भी है. हम लोग तो आज मानते हैं कि ग्रीस को कितना प्राचीन मानते हैं, बट द इजिप्शियंस वो दे लुक्ड एट ग्रीस एज अ यंगर सिविलाइजेशन. और ग्रीस के बिगेस्ट फिलोसोफर्स और स्कॉलर्स इजिप्ट जाते थे तीर्थ पे, और इजिप्ट के टेम्पल्स में वो लोग जाके ज्ञान लेते थे और पढ़ते थे. और इजिप्ट खुद अपने आप को मानता था कि वो उनसे पहले एक एटलांटिस, आप लोगों ने सुना होगा कि एटलांटिस नाम का एक सिविलाइजेशन था जो डिस्ट्रॉय हो गया था. सो एक्चुअली ऑल ऑफ ह्यूमैनिटी रिमेंबर्स कि पहले भी थे लोग एंड पहले भी हाई सिविलाइजेशंस थे, विच इज़ वॉट इज रिफ्लेक्टेड ऑल्सो इन द आइडिया ऑफ मनवंतर. तो पुराणों में एक्चुअली सबसे ज़्यादा डिटेल तो हमें करंट 7th मनवंतर की मिलती है. कुछ डिटेल हमें फर्स्ट मनवंतर की दी जाती है, लेकिन 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th मनवंतर्स के बारे में बहुत कम डिटेल्स हैं. और पुराण में जो हमारे यहाँ स्टोरी टेलिंग का कल्चर भी ऐसा है, महाभारत भी आप पढ़ लें तो कोई कथावाचक होता है, दूसरा सुन रहा होता है, जो सुनता है फिर वो कोई प्रश्न पूछता है तो फिर ये उसका उत्तर देते हैं. तो कई पुराणों में ऐसा होता है कि नरेशन चल रहा है, यानी लिसनर के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर क्वेश्चन आता है कि अरे लेकिन वो बीच के मनवंतरों में क्या हुआ, उसकी भी तो कहानी बताइए. बस वही पूछने वाला था मैं. हाँ, तो जो नरेटर है, लेकिन वो कहते हैं कि यार देखो एनाइलेशन एंड डिस्ट्रक्शन हर एज में होता है, और हर एज में फिर से स्थापना की जाती है सिविलाइजेशन की. अब कुछ जगहों की हमें डिटेल्स याद हैं, कुछ जगहों की हमें डिटेल्स नहीं याद हैं. तो देन मनु बिकम्स कि जो भी सिविलाइजेशन में कोई एक ब्रेकेज आता है, कंटिन्यूटी में डिसरप्शन आता है, चाहे फ्लड की वजह से हो सकता है. स्वयंभुव मनु भी और वैवस्वत मनु की कहानी के ओरिजिन्स में वो ग्रेट फ्लड की कहानी है कि कोई फ्लड आया और फिर उसमें उन्होंने बचाया. तो जब भी उस तरह का ब्रेक आता है, मनु इज द it's a memory of either that person or that group of people who ensured continuity, जिन्होंने फिर से कम कुछ पुराने विजडम को कंटिन्यू किया होगा, रीइस्टैब्लिश किया होगा. और ये हमें जियोलॉजी, आर्कियोलॉजी से भी पता चलता है
तो फॉर एग्जाम्पल जो मैं आपको आइस एज की बात बता रहा हूँ, तो जो लास्ट ग्रेटेस्ट आइस एज थी और उसका जो लास्ट मैक्सिमम पीरियड था कुछ 25-26 हज़ार साल पहले की बात है ये, इट इज़ कॉल्ड लास्ट ग्लेशियर मैक्सिमम। उस समय भारत के नॉर्दर्न जो रिवर्स थे उनका पानी ग्लेशियर्स में फ्रोजन था। भारत की सदर्न कोस्ट लाइन बहुत आगे तक थी क्योंकि सी वाटर्स कम थे, वो पोलर कैप्स में आइस कैप्चर्ड था। और दिल्ली से लेके बीजिंग तक परमाफ्रॉस्ट का कवरेज था। परमाफ्रॉस्ट यानी कि लाइफ कैनॉट सर्वाइव। तो सिर्फ तिब्बतन प्लेटू उस टाइम पे एक ह्यूमन सेंचुरी था जहाँ पे थोड़ा ह्यूमंस कुड सर्वाइव। एंड हाँ, आपको एक्चुअली तिब्बतन प्लेटू से ही प्रोटो बार्ली मिलता है। आपको वन ऑफ द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ एक्विड या हॉर्स टाइप एनिमल का डोमेस्टिकेशन, याक का डोमेस्टिकेशन तिब्बतन प्लेटू से मिलता है। आदि योगी का भी एसोसिएशन वहीं से है, कैलाश मानसरोवर से। सो इज इट सच अ कोइंसिडेंस कि सिविलाइजेशन ऑल्सो रिमेंबर्स कि हाँ, सम ऑफ आवर अर्लीस्ट ओरिजिन्स आर फ्रॉम दिस टाइम। एंड वी नो कि उस समय ह्यूमैनिटी उन्हीं बॉटलनेक में सर्वाइव हुई होगी। पॉपुलेशन बॉटलनेक ऑल्सो मीन्स कि हो सकता है सिर्फ 100 लोग सर्वाइव किए हों, हो सकता है सिर्फ 20-25 लोग सर्वाइव किए हों, एंड देन अगेन वहाँ से फिर से रीजनरेशन हुआ पॉपुलेशंस का। द मेमोरी ऑफ द मनूज एंड मनवंतर्स आर द मेमोरी ऑफ दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। एंड देन यस, आपका जो सेकंड क्वेश्चन है वो तो चलिए काफ़ी गहरा क्वेश्चन भी है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू वी टेक दीज थिंग्स एज लिटरल, to what extent is it historical या material, that kind of question। तो उसमें एक तो देखिए हमारे यहाँ वैसे भी we have layers of interpretation for any of our texts। No text, by the beauty of Sanskrit language also, no text, no sentence has only one meaning। It is a magical language in that sense कि आप कितना कुछ express कर सकते हैं same words से, same sentences से। तो we have a concept of अधिभौतिक, अधिभौतिक, अधिदैविक एंड आध्यात्मिक, ये लेवल्स माने जाते हैं। तो अधिभौतिक इज द मटेरियल लेवल, हमारा भूलोक। एंड भूलोक सिर्फ पृथ्वी नहीं, भूलोक मतलब द इंटायर स्पेस टाइम जिसमें हम लोग रह रहे हैं। एंड देन अधिदैविक है विच इज़ द रेल्म ऑफ द देवास, और आध्यात्मिक है वो कंप्लीट कॉन्शियसनेस के रेल्म पे चला जाता है। ये सारी स्टोरीज आर अ मिश्रण ऑफ ऑल ऑफ दीज लेयर्स। एंड ये बड़ा इंपॉर्टेंट है याद रखना कि फंडामेंटली, चाहे हम उसको इतिहास बुलाएं, पुराण बुलाएं, these are not just the stories of humanity, they are the stories of how we engaged with divinity। Actually उनका पर्पस ये है कि उसको इंग्लिश में आज मॉडर्न लैंग्वेज में अगर हम बोलें, यू नो, नॉन मटीरियल एंटिटीज, यू नो, इंटेलिजेंसेस, नॉन कॉर्पोरियल इंटेलिजेंसेस, एक्स्ट्रा डिमेंशनल एंटिटीज, तो लोग बड़ा खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, आप माया बोलो किसी को नहीं समझ में आएगा, आप सिमुलेशन हाइपोथेसिस बोलो तो पीपल विल थिंक दैट यस यू आर टॉकिंग समथिंग वेरी नाइस। तो लैंग्वेज हैज चेंज्ड बट वी आर स्टिल लिविंग इन दैट सेम यूनिवर्स वेयर भूत, प्रेत, पिशाच, गण, राक्षस, असुर, गंधर्व, देवता, कितने अलग अलग इंटेलिजेंसेस हैं इन रियलिटी, जो अलग लेवल्स पे हैं, सिर्फ हमारे भौतिक लेवल पे नहीं है। तो इतिहास, पुराण आर द स्टोरी ऑफ आवर एंगेजमेंट विद दैट वर्ल्ड। तो इसीलिए आपको श्री दुर्गा जी का महिषासुर से युद्ध जो हुआ, आपका ये देवताओं और असुरों के बीच में कितने युद्ध हुए हैं, दे आर ऑल अबाउट इन अ सेंस द इटर्नल कंपटीशन, बैटल बिटवीन गुड एंड इविल बोल लीजिए या लाइट एंड डार्कनेस बोल लीजिए, जिसका एक शेडो पृथ्वी पे गिरता है हम लोगों की लाइफ्स में, और कभी कभार अवतार आ जाते हैं और एंड सो ऑन। बट चल तो वो कहानी रही है ना, इटर्नल स्टोरी तो वो है। तो एक्चुअली दे आर अबाउट दैट। एंड इसीलिए हम जब उसको अपने लेवल से पार्स करने की कोशिश करते हैं तो हाँ, वी फाइंड सम थिंग्स जो हम लोग के लेवल पे रिकनसाइल नहीं कर पाते कि अरे क्या मतलब है कि इतने हज़ार साल के लिए कोई जिया होगा, क्या मतलब है कि इस तरह का हुआ होगा। वी आर अनएबल टू रिकनसाइल इट, बट ओनली बिकॉज हम तो सिर्फ भौतिक लेवल पे ही रिकनसाइल करने की कोशिश कर रहे हैं। वही सेम चीज़ एक कॉन्सेप्ट है पुराणों में, विद्वानों में उसको बोलते हैं कल्प भेद। सो द आइडिया ऑफ कल्प भेद इज कि चाहे रामायण की भी कथा हो, चाहे ये जो पुराणों में कहानियाँ हैं, ये सिर्फ इस आइटरेशन ऑफ रियलिटी की कहानी नहीं है, क्योंकि रियलिटी तो पीरियोडिकली डिस्ट्रॉय होती है और रिक्रिएट होती है, प्रलय होता है, उसके बाद फिर से सृष्टि होती है, और हर आइटरेशन में एक रामायण होता है, हर आइटरेशन में अवतार फिर से आते हैं। तो हमारे पास जो कहानी है वो तो कई अलग अलग आइटरेशंस के मिक्स कहानी है। सो इट इज़ नॉट इवन कि वो इसी लीनियर एरो ऑफ टाइम में वो कहानी हुई होगी। तो देयरफॉर विद्वानों में होता है कि कल्प भेद भी एक चीज़ होती है कि आपको पता होना चाहिए तरीका हाउ टू डिफरेंशिएट कि विच स्टोरी इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट विच डायमेंशन या विच आइटरेशन, और वो हम लोगों में नहीं है, वो एक्चुअल
साधकों और लर्न प्रैक्टिस लोगों में ही आ सकता है, वो हाइटेंड परसेप्शन से ही आ सकता है कल्पभेद, वो इंटेलेक्चुअलाइजेशन से आ भी नहीं सकता। लेकिन लोग इंटेलेक्चुअलाइजेशन से ही जज करने की कोशिश करते हैं टेक्स्ट को और इस पर टिप्पणी करते हैं, जो इन इट सेल्फ देखिए वो गलत नहीं है, हम लोग को एजुकेशन यही तो मिला है। वी हैव ऑल बीन एजुकेटेड एंड ब्रॉट अप एज रैशनल पीपल, वी बीन ब्रॉट अप इन साइंस एंड एविडेंस एंड एम्पिरिसिज्म एंड हिस्ट्री। तो अगर हम में इस तरह के क्वेश्चन आते, गलत नहीं है ये क्वेश्चन पूछना। एंड आई डोंट बिलीव, मैंने देखा है कई बार ये सवाल आप पूछ भी लो तो कई लोग चढ़ जाते हैं कि अरे तुम ऐसे कैसे सोच ले रहे हो, तुम तो कॉलोनाइज्ड माइंड है तुम्हारा। ये मैं नहीं मानता हूँ कि अरे भाई मुझे जो शिक्षा मिली है, मेरा माइंड उस शिक्षा से ही तो रिस्पॉन्ड करेगा, उसमें गलत क्या है। बट येस, मेरी खुद की भी लर्निंग ये रही है, एंड दिस बुक हैज़ बीन दैट जर्नी ऑल्सो वेयर आई हैव गॉन डीपर इनटू इट एंड देन रियलाइज्ड कि इन स्टोरीज़ का पॉइंट भी कुछ और है। हम अगर ये स्टोरीज फिर से बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, मैं भी अगर क्यों लिख रहा हूँ ये, वाई टू राइट अ बुक लाइक दिस। तो श्री के एम मुंशी जी की जो मैंने आपको बताया कॉल टू एक्शन, कि इस तरह की स्टोरी ऑफ इंडिया हैज़ टू कम आउट, आवर ओन स्टोरी ऑफ हाउ वी बिकेम वन पीपल। तो बट येस, उसमें ये रिकन्सिलिएशंस की प्रॉब्लम तो होती ही है। अगेन ये प्रोफेसर बाल गंगाधर का जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाट डू इंडियंस नीड, अ हिस्ट्री और अ पास्ट, उसमें वो बड़ा अच्छा प्रश्न एक बार पूछते हैं। वो कहते हैं कि चलो मान भी लो कि, अब मेरा आप उदाहरण ले लीजिए, तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए मेरे इंटेंशंस तो अच्छे हैं, मैं भारतीय संस्कृति सभ्यता को कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, तो मैं बड़े अच्छे इंटेंशन से मैंने एक हिस्ट्री की बुक लिखी है। लेकिन जब आप गुड इंटेंशंस से शुरू भी करते हैं, व्हाट इज़ द रोड यू एंड अप टेकिंग। आप जैसे रामायण को अगर आप जब हिस्टोरिकली ट्रीट करना शुरू करेंगे तो एक पॉइंट पे आप पहुँचेंगे, अच्छा वानर होते क्या हैं, तो अब आप ये भी स्पेकुलेट करने लगेंगे कि अरे वन का नर यानी वानर। अच्छा, आप ये बोलेंगे कि आज भी फॉर एग्जांपल उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कुछ ट्राइब्स हैं, वनवासी ट्राइब्स, जो उनका कॉस्ट्यूम ऐसा है कि वो पूंछ टाइप कुछ लगाते हैं अपने कॉस्ट्यूम में। तो आप ये बोलने लगे कि अरे वानर एक ये ट्राइब ही थी, वो तो उनकी कॉस्ट्यूम थी इसलिए लगता था कि पूंछ है। और इन सब चक्करों में आप ये चीज़ एकदम भूल जाएंगे कि श्री हनुमान तो देवता हैं, उनको जैन ट्रेडिशन में भी विद्याधर माना गया है। तो रामायण की कहानी तो आपको कुछ और बताना चाह रही है। फिर आप पूछने लगो कि अरे ये बंदरों की फौज कैसे ब्रिज बना सकती है, तो फिर आप वो भारत और श्रीलंका के ब्रिज के हिस्टोरिसिटी में जब पहुंच जाओगे। और इन सब क्वेश्चंस में दो यू मे हैव स्टार्टेड विद गुड इंटेंशन, आपने किया क्या है, ट्रेडिशन को डाइल्यूट कर दिया है। ट्रेडिशन के खुद के इंपॉर्टेंस जो चीज़ों को देना चाह रहा है, उसकी जगह आप कुछ और चीज़ों को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो प्रोफेसर बाल गंगाधर कहते हैं, और इसमें फर्दर डाउन द रोड क्या होगा, इसी रोड पे आप जब फर्दर लास्ट स्टेज आएगा कि अरे श्री राम वॉज पेट्रियार्कल या ही वॉज मिसोजिनिस्टिक, इस तरह के स्पेकुलेशंस पे एंड होती है बात। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल हाउ फार टू टेक दैट रोड, बट वी हैव बीन एजुकेटेड इनटू इट, तो दिस क्वेश्चंस आर आई फील नेचुरल फॉर अस टू कम। तो जो इंटेलेक्चुअल क्वेश्चनिंग है, तो लाइक आपने जैसे कहा कि ये बहुत आवश्यक है, ये होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ को जो अभौतिक है, नॉन मटेरियल है, उसका अनुभव अगर हम किसी को वो पढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो एग्जिस्ट नहीं करती है, उनको अनुभव तो उनकी इंद्रियों के माध्यम से हो रहे हैं, वही उसके लिए रियलिटी है। तो इन चीज़ों का अध्ययन होने से पहले इनकी क्वेश्चनिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो यही होता आया है हमारे यहाँ पे भी। अगर क्यूरियोसिटी जो है, लाइक यू सेड, सिविलाइजेशन जो है वो एक कॉन्शियसनेस की, कलेक्टिवनेस का एक रिफ्लेक्शन है। तो क्यूरियोसिटी भी शायद कॉन्शियसनेस की एक्सपेंशन है फॉर इंडिविजुअल। तो जो मटेरियल होगा, वो मटेरियल जब आप उसका भोग करोगे और जब आप उसकी एक थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाओगे कि इससे ज़्यादा भोग नहीं किया जा सकता, लेकिन अतृप्ति अभी भी है, तभी आप उस नॉन मटेरियल के तरफ जाओगे। तो ये तो हम पढ़ते आए हैं, ये हमारी शिक्षा पद्धति, जैसे मैंने कहा, उसका पार्ट था। लेकिन जब एक स्पेक्ट्रम ऐसा बन जाएगा जो वेस्टर्न ड्रिवन होगा, जो कि एक एक्सटर्नल मटेरियल रियलिटी से ड्रिवन था, और उसको हम पढ़ेंगे, तो हम क्वेश्चन, जिसको हम साइंस बोलते हैं, उसमें नॉन मटेरियल के नाम पे तो क्वांटम है, और वो भी दबा दिया गया है। तो ये जो है, अगर आप क्वांटम को पढ़ेंगे तो वो काफ़ी हद तक हमारी थ्योरीज, हमारे दर्शनों से रिलेट करता है। तो ये चीज़ जो है कि एक ही लीनियर एक सोच में पिरोने की जो प्रयत्न किया गया, मैं बस ये जानना चाहता था कि ये प्रयत्न कहाँ से होता है, इसका सोर्स क्या है, वो कौन लोग हैं जो इस चीज़ को दबाने का प्रयास करते हैं। अब सारे नाम तो अब मुझे ऐसे याद नहीं है, बट सी हुआ क्या, जब यूरोपियन एम्पीरियलिज्म शुरू हुआ और यूरोपियन लोग धीरे धीरे अलग कल्चर्स में ट्रैवल करने लगे,
अर्ली एरा में रोम और ग्रीस को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि एक्चुअली यूरोप में ही सबसे पहले तो रोम और ग्रीस से ही डिवोर्स हुआ, क्योंकि दे वर ओल्ड पेगन सिविलाइजेशंस एंड देन दे गॉट कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। एंड तो उन्होंने पहले तो अपने ही पास्ट को सबसे पहले नकारा, बिफोर दे वेंट एंड डिसमिस्ड माई पास्ट और योर पास्ट, दे फर्स्ट किल्ड देयर ओन पास्ट, अपने पेगन रूट्स से अपने आप को डिवोर्स किया उन्होंने। Now when they started spreading out into the world, and as you said curiosity, तो yes, एक उनमें natural curiosity भी थी, to know the world, to learn the world, to catalog the world. Yes, there is so much great cataloging and documentation of the world जो यूरोपियंस ने की, और भारत में भी, मतलब एक तरीके से भारत की भी बहुत सारी प्राचीन आर्कियोलॉजी, अर्ली यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट ही थे, ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट ही थे, द कैटलॉगिंग ऑफ ऑल द स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड, कि अरे बटरफ्लाई भी कितनी है, अमेजोन के जंगल में अलग अलग तितलियों को भी, इस तरह का भी उन्होंने काम किया। यस, बट एज आई सेड, कम्स बैक टू इट, उनका खुद का जो पैराडाइम था, एक इंटरनल लेंस था, और यही चीज़ एक्चुअली हम एज हिंदूज, हमारा एग्जिस्टेंशियल थ्रेट यही है, हम परसीव ही नहीं कर पाते कि द अदर माइंड इज एक्चुअली नॉट एज टॉलरेंट एज वी आर, एंड टॉलरेंट भी वीक वर्ड है, is not as comfortable with plurality as we are. हम लोग का civilization में comfort with plurality is a characteristic of our civilization. Even if we reach Advait at the end, वो अद्वैत भी है, विशिष्ट अद्वैत भी है, there are अलग अलग schools of thought हैं, भक्ति अलग अलग चलती है, किसी का देवता कुछ और हो सकता है, and this has not created friction between us, कि अरे मैं तो हनुमान जी को मानता हूँ, तू गणेश जी को मानता है, ऐसा कभी हमारे यहाँ हुआ नहीं। तो that world went out to the rest of the planet, but with that limitation, with Vasudhaiv कि Kutumbakam, either और वाला एक पैराडाइम था उनके अंदर, it could not be both. And yes, when they went out, तो from a historical point of view एक ये पूरा enterprise था कि सारी world histories को एक सिंगल एरो पे डालना था। तो अब जैसे भारत के केस में फॉर एग्जांपल, मुझे नाम नहीं याद है, मैं एक जो याद है मैं बताता हूँ आपको, विलियम जोन्स, वो मैं किताब में भी लिखा है मैंने। विलियम जोन्स वॉज सिटिंग डाउन एंड ही वॉज ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि भारत के इतिहास में जो मौर्य, गुप्ता, इन सब का इतिहास है, अब व्हाट इज ईयर 1 फॉर वन सिविलाइजेशन इज ईयर 6000 फॉर अनदर सिविलाइजेशन। तो आप इनके दोनों के कैलेंडर्स को कैसे मैच करोगे? आपको अगर एक हिस्ट्री क्रिएट करनी है, आपके दोनों के कैलेंडर्स को मैच करना पड़ेगा ना, समझना पड़ेगा कि इसका ये वर्ष और इसका ये वर्ष इज द सेम वर्ष, एंड देन यू कैन सिंक्रोनाइज द रेस्ट। तो ये चीज़ ही वॉज ट्राइंग टू फाइंड। तो उसको ग्रीक रिकॉर्ड्स में एक नाम मिला, सैंड्रोकॉटस। सॉरी, ग्रीक रिकॉर्ड्स में एक नाम है सैंड्रोकॉटस। उसको अपने भारतीय इतिहास के जीनियालॉजी में एक नाम मिला चंद्रगुप्त। उसका दिमाग चमका, उसने कहा यार ये सैंड्रोकॉटस एंड चंद्रगुप्त सेम लग रहे हैं, कि साउंड भी थोड़ा सेम लग रहा है। ग्रीक में जो सैंड्रोकॉटस होगा वो संस्कृत में चंद्रगुप्त होगा। ये उसने स्पेकुलेट करके उसने वो मैच कर दिया कि ओके, सैंड्रोकॉटस इज इक्वल टू चंद्रगुप्त मौर्य। नाउ देन वट एवर यू नो फ्रॉम सैंड्रोकॉटस, उसकी टाइमलाइन और चंद्रगुप्त मौर्य टाइमलाइन को आप मैच कर सकते हो। तो अब आपने रिकंसाइल कर दी दो सेपरेट हिस्ट्रीज को थ्रू वन सिंक्रोनिज्म बोलते हैं इसे। अब एक्चुअली ये चीज जब हम और पेनिट्रेट करने लगे तो ग्रीक रिकॉर्ड्स में ये भी है कि सैंड्रोकॉटस के प्रीडिसेसर, उससे पहले का नाम था जेंड्रामिस, बट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रीडिसेसर का नाम तो था महापद्मानंद। तो जेंड्रामिस और महापद्मानंद तो मैच नहीं कर रहे। सैंड्रोकॉटस का लिखा है कि सैंड्रोकॉटस हैड अ ग्रीक वाइफ, चंद्रगुप्त मौर्य की तो कोई ग्रीक वाइफ का रिकॉर्ड नहीं है। सैंड्रोकॉटस के बेटे का जो नाम है और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम, वो मैच नहीं करता। अच्छा, कोइंसिडेंटली एक और चंद्रगुप्त आते हैं भारतीय इतिहास में। चंद्रगुप्त मौर्य के 700 साल बाद चंद्रगुप्त गुप्त आते हैं, द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। उनके प्रीडिसेसर का नाम था चंद्रमास। अब ये और जेंड्रामिस में फिर भी आप थोड़ा सिमिलैरिटी निकाल सकते हो। उनके सक्सेसर का नाम था अमित्रघात, जो ग्रीस में लिखा है अमिट्रोघैटिस। तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुरंत चलो वी शुड नाउ शिफ्ट इट, क्योंकि आप पूरा 700 साल का शिफ्ट करोगे तो बहुत कैस्केडिंग इफेक्ट्स हो जाएंगे। और गुप्ता डायनेस्टी बहुत इंस्क्रिप्शनली अटेस्टेड डायनेस्टी है। अशोक भी बड़े इंस्क्रिप्शंस और इन सब में अटेस्टेड हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत यू शुड जस्ट थ्रो ऑल ऑफ दिस आउट एंड यू नो ये वो। बट व्हाट इट शोज अस कि देखो ये बड़ा एक चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज है टू रिकंसाइल टू डिफरेंट हिस्ट्रीज इनटू वन लीनियर व्यू ऑफ टाइम।
और बिकॉज इट इज़ चैलेंजिंग यू कैन बी श्योर कि उन्होंने जिस ज़माने में ये किया, जिस मेंटालिटी में ये किया, ऑब्वियसली दे डिड इट विथ ग्रेटर फेवर टू देयर ओन व्यू ऑफ थिंग्स एंड ग्रेटर डिसमिसल ऑफ अदर व्यू ऑफ थिंग्स। तो दूसरे का जो मैच नहीं किया वो तो सुपरस्टिशन है, मिथोलॉजी करके फेंक दिया। जो कर गया मैच तो चलो ठीक है, वो मान लिया। हम इस समय उज्जैन में बैठे हैं। उज्जैन में आप किसी को बोल के दिखा दीजिए कि राजा विक्रमादित्य वॉज नॉट अ रियल पर्सन। मेन स्ट्रीम हिस्ट्री राजा विक्रमादित्य को नहीं मानती है। मेन स्ट्रीम हिस्ट्री के हिसाब से या तो चंद्रगुप्त मौर्य या तो स्कंदगुप्त, इन सब किसी का टाइटल रहा होगा विक्रमादित्य, बट अलग से नो किंग जो हम मानते हैं चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य, मेन स्ट्रीम हिस्ट्री हिस्टोरियन मानते भी नहीं है। एंड दिस हैज नॉट जस्ट हैपेंड विद इंडिया। ये अगर आप ऑनलाइन भी जाएं, अक्रॉस द बोर्ड वर्ल्ड हिस्ट्रीज को रिकंसाइल करने के चक्कर में 500 साल 1000 साल कहीं ना कहीं लीक हो गए हैं, गायब हो गए हैं फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्रीज, क्योंकि दूसरे कल्चर्स का उन्होंने मिटा दिया। फिर वो कल्चर ही जब कन्वर्ट हो गए या हट गए तो नाउ तो देयर इज नो वन टू स्पीक ऑल्सो ऑन देयर डिफेंस। इजिप्ट के केस में भी ये हुआ है। इजिप्ट को चलो एक टाइम तक 3000 4000 BCE तक खींचते थे, उससे पहले नहीं खींचते थे। जबकि इजिप्ट के खुद के जो जीनियालॉजीज हैं वो अपने लिस्ट ऑफ किंग्स देते हैं, तो उनके लिस्ट ऑफ किंग्स रन टू 6000 7000 8000 ईयर्स, बट ये डिसमिस कर दिया जाता था। लेकिन अब चल रहा है कि इजिप्ट में जो स्फिंक्स करके, जो ग्रेट स्फिंक्स करके जो हिस्टोरिकल वो साइट है, उसमें पीपल हैव फाउंड अराउंड इट वाटर इरोजन का एविडेंस दैट गोज टू 12,000 ईयर्स इन द पास्ट। एक टाइम पे माना जाता था कि भाई अब ह्यूमैनिटी का ये 7000 8000 साल पहले से सिविलाइजेशन शुरू हुआ है, उससे पहले तो हम जंगली बंजारे लोग ही थे। लेकिन अब टर्की में गोबेकली टेपी करके, अगर आपने सुना है, एक एंशिएंट साइट मिली है जो मैंने फिजिकली विजिट भी की है, गोबेकली टेपी। इट इज़ डेटेड टू 9000 BCE और वो मॉन्यूमेंटल मेगालिथिक आर्किटेक्चर बोलते हैं उसे। मेगालिथिक मतलब ह्यूज स्टोन से बना है। 9000 BCE में अगर इतने बड़े बड़े पत्थर आ रहे थे और लोग ने उन्होंने इतना बड़ा साइट बनाया है, यानी तो बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटी रही होगी। तो ये अब ओवरटर्न हो रहा है धीरे धीरे, विच इज हैपेंड विद आवर स्पीशीज ऑल्सो। भाई पहले हम लोग को लगता था हम ही कितने यंग हैं, अब 300,000 ईयर्स तक पहुंच गए हमारी खुद की लाइफ लाइन। So this is a deliberate undermining of local traditions, tribes, cultures. Yes. In order to weave that. Which happened during the European colonial period. तो when we say deliberate, एक चीज़ जो मुझे लगती है कि होता क्या है आज के ज़माने में, अगर आप देखिए, मान लीजिए टुडे in US somewhere, in UK somewhere, there are young scholars who are studying history. It might be an American, might be a Britisher. ऐसा नहीं है कि they are also racist people. तो उन्होंने तो जो पढ़ रहे हैं, उनको जो पढ़ाया जा रहा है वही वो इंटरनलाइज कर रहे हैं, फिर उसके बेसिस पे वो आगे बढ़ रहे हैं। सो हम लोग जब आज ये बोलने लगते हैं कि अरे रेसिज्म, डेलिबरेट, ये वो, वी शुड बी केयरफुल कि वी आर नॉट अटैकिंग टुडेज स्कॉलर। वी आर नॉट गोइंग टू हिम और हर एंड सेइंग कि यार यू आर रेसिस्ट। श्योर, वी आर कॉलिंग आउट कि वो 300 साल पहले की जो स्कॉलरशिप थी उसमें क्या इश्यूज थे, एंड येस दे शुड ऑल्सो देन बी एबल टू नोटिस इट एंड वेक अप टू इट एंड बी ओपन टू इट। ये है, बट ये नहीं है कि हम आज भी बोल रहे हैं कि आज भी जो कर रहा है वो रेसिस्ट ही है, उसका यही मोटिवेशन है, ऐसा नहीं है। एंड एकेडमिया इतनी वो एक क्लोज्ड फील्ड होती है कि यार आपको जो सिखा दिया गया, आपके जो प्रोफेसर ने बता दिया है, आप तो बल्कि एक पेपर भी नहीं शुरू कर पाओगे विच इज़ ऑपोजिट टू दैट। तो आपका सुपरवाइजर ही मना कर देगा कि हाउ डेयर यू गो अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड पैराडाइम। और ये सोशल साइंसेज में क्या है, तो फिजिक्स में भी होता है। इसीलिए फिजिक्स में स्ट्रिंग थियरी ये सब इतने टाइम से चल रही है विदाउट एनी एविडेंस, बट व्हाई इज इट सच अ बिग थिंग। आपकी बुक में आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में, ये मैंने डिबेट हमेशा से देखी है। बहुत लोग इधर लाइक वेस्ट और भारत में भी बहुत लोग ट्विटर पे भी हर जगह लड़ते रहते हैं। तो ये आर्यन इन्वेजन जो थ्योरी है, इसका मूल ये कहाँ से चली और ये कितनी संभावना है, कितना सत्य है इसमें, या ये भी एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है? इसमें ऐसे कुछ तथ्य हैं जो उसको पूरी तरह से डिबंक किया जा सकता है? हाँ, एब्सोल्युटली। तो एक तो ये शुरू कहाँ से हुई, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो बिफोर द यूरोपियंस केम टू इंडिया, बिफोर संस्कृत उन्होंने डिस्कवर किया था, उससे पहले ही एक तो क्रिश्चियनिटी में एक मिथ है, टावर ऑफ बेबेल ऐसे करके कहानी। उसकी कहानी में एक पॉइंट ये है कि ओरिजिनली ऑल ह्यूमन बीइंग्स एक सिंगल लैंग्वेज ही स्पीक करते थे, लेकिन फिर गॉड डिसाइडेड कि नहीं, इनको स्कैटर करते हैं, इनको अलग अलग जगह फेंकते हैं। तो एक टावर ऑफ बेबेल पे सब रहते थे, वो तोड़ दिया गया वो टावर ऑफ बेबेल, एंड उसके इनहेबिटेंट्स को अलग अलग जगह फेंक दिया गया।
तो वो जब एक दूसरे से डिस्टेंस हो गए तो उनकी लैंग्वेजेस अलग हो गई। तो एक तो दैट मीन्स कि इवन इन मिथोलॉजी दिस आइडिया कि देखो सारी लैंग्वेजेस का एक कॉमन ओरिजिन हो सकता है, ये मिथोलॉजी में भी था उनके वर्ल्ड में। एंड इवन बिफोर दे हैड कम टू इंडिया एंड डिस्कवर्ड संस्कृत, एक यूरालिक लैंग्वेज फैमिली बोलते हैं जिसमें फिनिश और स्कैंडिनेवियन कुछ भाषाएं आती हैं, इन्होंने डिस्कवर कर लिया था कि हाँ यार इन भाषाओं में काफ़ी कनेक्शन है, तो ऐसा लग रहा है कि किसी कॉमन सोर्स से आई होंगी। दैट मीन्स कि इवन व्हेन दे डिस्कवर्ड संस्कृत, अ मिथिकल पैराडाइम एंड अ स्कॉलरली पैराडाइम फॉर द लिंग्विस्टिक फैमिली ट्री ऑफ लैंग्वेजेस ये था एस्टैब्लिश्ड। लेकिन संस्कृत ने जिस तरह उनका गेम बदला वॉज अनप्रेसिडेंटेड, क्योंकि संस्कृत में जिस तरह लेटर्स भी ऑर्गेनाइज्ड हैं, जिस तरह उसका ग्रामर डॉक्यूमेंटेड है, उसकी एटिमोलॉजीज डॉक्यूमेंटेड है, इतना रिगरस डॉक्यूमेंटेशन ना उससे पहले ना उसके बाद किसी भाषा का हुआ है। एंड एक्चुअली क्योंकि भाषाएं यार नेचुरल, संस्कृत तो खुद को ही बोलती है कि आई एम वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड एंड डेलिबरेटली डिफाइंड, दैट इज व्हाट संस्कृत मीन्स। संस्कृत ओपनड द डोर्स फॉर देम फॉर अ मच डीपर एनालिसिस ऑफ लैंग्वेजेस। तो एक पूरी फील्ड पैदा हुई कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स, कि हम अलग अलग भाषाओं को कंपेयर कर सकते हैं, उनकी सिमिलैरिटीज ढूंढ सकते हैं। एंड इंडीड संस्कृत, ईरानियन, ग्रीक, इंग्लिश, बहुत सिमिलैरिटीज आपको मिलती हैं, जो बहुत ही एक तरीके से प्रोफाउंड सिमिलैरिटीज भी हैं। बिकॉज इफ यू लुक एट इंग्लिश में हम बोलते हैं मदर फादर, मात्र पित्र, ब्रदर सिस्टर, भ्रातृ स्वस्त्र, सन डॉटर, सूनु दुहित्र। नाउ आप सोचिए अगर ह्यूमन लाइफ सोसाइटी के ट्रेजेक्ट्री में भी फैमिली यूनिट वुड बी समथिंग वेरी एंशियंट, राइट? मदर फादर एज द फर्स्ट थिंग दैट वी नो। सो एक्चुअली दीज वर्ड्स वुड हैव बीन सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्ड्स जो हमने निकाले होंगे। माँ बाप के लिए आप दुनिया में बाहर कहाँ चले जाओगे, क्या शब्द बना लोगे अगर माँ बाप के लिए शब्द ना हो आपके पास, पुत्र पुत्री के लिए शब्द ना हो आपके पास। तो दीज वर्ड्स आर वेरी डीप पास्ट इन ह्यूमन ट्रेजेक्ट्री। एंड इफ वी फाइंड कि अरे यार इंग्लिश और संस्कृत जैसी भाषाओं में भी वो रूट सेम है, तो इट टेल्स अस ऑफ सम कॉमन ओरिजिन्स डीप इन आवर पास्ट, है ना? और ये तो चलो कुछ वर्ड्स का ही मैंने आपको उदाहरण दिया, ऐसे बहुत सिमिलैरिटीज जब निकलने लगी तो ये थियरी बनी कि यस दीज लैंग्वेजेस, अलग अलग लैंग्वेज ग्रुप्स हैं, इंडो आर्यन है, ईरानियन है, ग्रीक है, कुछ एक्सटिंक्ट लैंग्वेज ग्रुप्स भी हैं, अनातोलियन, तोकारियन, फिर आपके इटैलिक लैंग्वेज ग्रुप है, आपका जर्मैनिक लैंग्वेज ग्रुप है। ये थियरी बनी कि दे कम फ्रॉम सम कॉमन सोर्स। और क्योंकि इन लैंग्वेजेस को बोला जाता है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस बिकॉज दे स्ट्रेच फ्रॉम इंडिया टू यूरोप, उनकी हाइपोथेटिकल मदर लैंग्वेज को नाम दे दिया गया प्रोटो इंडो यूरोपियन और PIE। इन इट सेल्फ इस थियरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ अ फेयर थियरी। एंड येस लैंग्वेजेस डू, जैसे ह्यूमैनिटी का फैमिली ट्री होता है, लैंग्वेजेस का भी है फैमिली ट्री। भाई भारत में ही कोई आज अगर बोलेगा कि हिंदी और बंगाली संस्कृत से आए हैं तो गलत थोड़ी बोल रहा है, इट इज़ एन एवोल्यूशन। आज मेरी मातृभाषा मेरी अवधी है, मेरी पितृभाषा भोजपुरी है, यूपी के दो ये डायलेक्ट्स हैं, तो दे आर रिलेटेड, दे हैव कम फ्रॉम सम कॉमन मदर, और अब जाके ये थोड़े अलग हुए, अपभ्रंश करके हमें हिस्ट्री भी पता है। तो ऑफकोर्स उससे पहले भी ये चलते आया है। इट बिगिंस फ्रॉम वेन एवर द फर्स्ट साउंड माइट हैव बीन अटर्ड बाय द फर्स्ट मंकी, वहाँ से एक लैंग्वेजेस का एक है। एंड इनफैक्ट इन द वेरी अर्लीस्ट स्टेट ऑफ दिस द फर्स्ट स्कॉलर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी ये भी स्पेकुलेट करने में कि हो सकता है संस्कृत इज द मदर टंग। एक वोल्टेयर नाम का फ्रेंच फिलोसोफर था, अगर आपने नाम सुना होगा, ही तो वेरी रेडिली सेड कि इंडिया इज द क्रेडल ऑफ ऑल दैट वी कंसिडर सिविलाइजेशन। तो एट द, अगर आप बोले फेज 1 ऑफ कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स, दे वर वेरी ओके विद स्पेकुलेटिंग दैट परहैप्स संस्कृत इज द मदर टंग, और फिर उससे आए। फेज 2 तक क्या होने लगा, दिस वॉज व्हेन द यूरोपियंस हैड जस्ट स्टार्टेड टू इनकाउंटर इंडिया एंड अदर सिविलाइजेशंस, but within 50 या 100 साल of that, they also started to dominate and colonize these civilizations, and then they started feeling they are superior also. तो फेज 2 में फिर एक परिवर्तन आया कि यार इनको कैसे मान लें कि ये प्राथमिक हो सकते हैं, ये काले सुपरस्टिशियस डर्टी लोग जो हैं, how can their mother tongue or their culture be our origin? So then it is in phase 2 and phase 3 of comparative linguistics कि संस्कृत से वो डिस्टेंस शुरू हुआ, एंड देन दे स्टार्टेड सेइंग कि नहीं नहीं संस्कृत कांट बी अ मदर टंग,
विच इज़ ट्रू, ये प्रोटो इंडो यूरोपियन का मदर नहीं हो सकती संस्कृत, ये हमें पता है लिंग्विस्टिक से भी, बट दे ऑल्सो स्टार्टेड बिकमिंग अवर्स टू द आइडिया कि ये ओरिजिन भी इंडिया के तरफ हो सकता है कहीं, तो ये वो ओरिजिन वो अपने तरफ खींचना चाहते थे। तो भाई वो जर्मनी, स्कैंडिनेविया, रशिया, ब्लॉन्ड हेयर, ब्लू आइड, जो फाइनली वो हिटलर वाज द एरियन। हाँ तो करेक्ट, तो वो आर्यन, वो इट बिकेम वेस्टर्न सिविलाइजेशन सर्च फॉर देयर ओन ओरिजिन्स, एंड यस देन इट केम अ स्टेज वेयर इट गॉट कोइंसाइडेड विद देयर ओन रेसिज्म बोल लीजिए, देयर ओन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोल लीजिए। तो फेज 2 फेज 3 ऑनवर्ड्स से इट बिकेम कि नो देयर इज अ मदर टंग प्रोटो इंडो यूरोपियन, उसके डिसेंडेंट्स हैं, एंड यस वो इंडिया से तो नहीं हो सकता ओरिजिन। अच्छा, इस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन भी डिस्कवर हुआ नहीं था, सो इवन इन व्हाट वी कुड गेट फ्रॉम एक्चुअल हिस्ट्री, चंद्रगुप्त मौर्य यानी 400 500 BC 900 BC, बुद्धा, उससे पहले का इंडियन हिस्ट्री भी नहीं मानते थे। सो इवन टू थिंक कि अरे उससे 2000 साल पहले कुछ यहाँ पे चल रहा हो, अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन भी नहीं था, पता ही नहीं था, तो इसलिए ऑल्सो दे वर एम्बोल्डेंड इन इट, एंड सो अ थियरी बिगैन कि ओके प्रोटो इंडो यूरोपियन एक लैंग्वेज रही होगी, लेट अस से इट ओरिजिनेटेड समवेयर, एंड फ्रॉम देयर उसके डॉटर्स डिस्पर्स हुई अलग अलग, ताकि आपको इंग्लिश कहीं मिलती है, संस्कृत कहीं मिलती है, सो ऑन सो फोर्थ। ये तो एक बैकग्राउंड है ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ दिस। अब आपने पूछा इसको डिबंक या तथ्य क्या है, पहली बात तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, मैं कहता हूँ मान लो कि ठीक है, आई एग्री कि रशिया में कहीं प्रोटो इंडो यूरोपियन ओरिजिन हुई होगी, एंड वहाँ से कभी कुछ एक टाइम पे लोग इंडिया आए होंगे और फिर इधर वैदिक कल्चर ये सब का निर्माण हुआ। मैं कहता हूँ चलो मान भी लेते हैं, बट इफ दिस इज ट्रू, द सेम इज ट्रू कि वहाँ से वो लोग ग्रीस भी गए थे, वहाँ से वो लोग इंग्लैंड भी गए थे, वहाँ से वो लोग इटली भी गए थे, वहाँ से वो लोग ईरान भी गए थे। डज एनीवन टेल द ग्रीक्स that you are not Greeks? Does anyone tell the Greek civilization you are a foreign civilization? Does anyone go to England and say no, some of you are indigenous tribes and some of you are later invaders? भारत में रोमिला थापर जी ने किताब लिख दी, which of us are Aryans? But if this question is valid, this question is valid in Iran also, it is valid in Greece also, it is valid in France also, it is valid in Germany also, it is valid in Scandinavia also. So the most important thing to realize is that this is an academic theory. We can treat it academically, and साहब मैं तो मान भी लूँ academically, अगर आपने truth दिखा दिया, evidence दिखा दिया, मान भी लेते हैं, no problem. Only in India is it used for all kinds of nonsensical division. कि no, some of you are Adivasi, some of you are later invaders, some of you are indigenous, some of you are Brahminical, some of you are Dravidian, some of you are Aryan invaders. अरे भाई, ये कहाँ से आ गया? That same theory, if it is true, should do this across the world. Nowhere else it does this, only in India is it done. So first thing, any listener also who wants to know about it, I want them all to understand that long before debunking it, even if we don't debunk it, the way this theory is used in India is absolutely nonsensical. Because it can remain an academic theory, and then academics में कितनी theory आती रहती है, मेरे को आपको पता भी नहीं चलता है कि अरे कुछ कोई किसी ने कल पेपर लिख दिया होगा कि अरे यहाँ पे ये हुआ था, वहाँ पे वो हुआ था। दैट्स फाइन, दैट वो एकेडमिक चर्न चलते रहे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटरनलाइज। अब चलिए आते हैं टू दैट क्वेश्चन कि ओके वेयर वाज द ओरिजिन। नाउ सम एजम्पशंस बिगिन, जो एजम्पशंस सब्सटेंशिएटेड है नहीं। क्या है ये एजम्पशन कि लैंग्वेज, कल्चर, जेनेटिक्स ये सब एकदम कोरिलेटेड एंड कॉन्ग्रुएंट है। ये इम्प्लिसिट अजम्पशन है इस पूरी थियोरी में, क्योंकि मान भी लेते हैं चलो रशिया में एक टाइम पे कोई प्रोटो इंडो यूरोपियन भाषा रही होगी और फिर उसके डिसेंडेंट्स ट्रैवल किए ताकि एक टाइम पे भारत में संस्कृत आ गई, मान भी लेते हैं। बट हाउ डज दिस ऑटोमेटिकली इम्प्लाई कि फायर रिचुअल्स, अग्नि पूजा या गौ के लिए जो रिस्पेक्ट है हमारा, जो अदर एलिमेंट्स हैं हमारे कल्चर के, हाउ इज दिस अ गिवन कि वो भी उस लैंग्वेज से ही आए उसके साथ। भाई आज पूरा विश्व चेस खेलता है, तो इसका ये मतलब है कि वो लोग हिंदी भी जानते हैं। शतरंज तो हिंदुस्तान में इसका आविष्कार हुआ ना। अच्छा, चंगिस खान का आप लोगों ने सुना होगा कि उनके जेनेटिक्स कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, तो क्या इसका मतलब सब मंगोलियंस हैं? और मंगोलिया में तो खुद मेजॉरिटी रिलीजन बुद्धिज्म है। बट हैज इट डज इट मीन कि मंगोलियंस में इंडियन जीन्स हैं? I am speaking English to you. Do I have Anglo-Saxon genes in me?
The spread of Islam, has it happened because Arabian genes have traveled all over? So language, culture, genetics, ये तो अलग अलग तरीकों से मूव करते हैं ना दादा. तो ये जो इन्होंने अज्यूम कर लिया कि प्रोटो इंडो यूरोपियन जो होमलैंड है वो सिर्फ एक लिंग्विस्टिक होमलैंड नहीं है, वो एक जेनेटिक होमलैंड भी है, कल्चरल होमलैंड भी है. दिस इज एब्सोल्युटली अनफाउंडेड. अच्छा, कॉमन सेंस के हिसाब से यस, तो ये पूरी टोटोलॉजी बोली जाती है इसको. एकेडमिया में इन्होंने एक गोल चक्कर घुमा दिया है. अब उस चक्कर में आप फंसते रहते हो. तो जैसे आपने बोला कि किसी को डिबंक करना हो तो क्या पॉइंट्स होने चाहिए, तो हम लोग इस चीज़ में फंसे रहते हैं. हाउ डू आई डिबंक आवर इन्वेजन थियोरी? दूसरा बोल देगा नहीं नहीं हॉर्सेस का आर्ग्यूमेंट कोई दे देगा आपको, कोई इसका आर्ग्यूमेंट दे देगा. बट द इनहेरेंट प्रॉब्लम्स इन इवन द अजम्पशंस ऑफ इट, दे हैव टू बी कॉल्ड आउट. साहब आप यही देखो ना, अगर बोल रहे हैं कि संस्कृत इज अ डॉटर ऑफ प्रोटो इंडो यूरोपियन और ये भी कह रहे हैं कि वैदिक कल्चर भी उसी से डिसेंड हुआ, तो भाई प्रोटो इंडो यूरोपियन की भी तो एक मदर रही होगी. तो हाउ डू यू नो कि प्रोटो इंडो यूरोपियन कल्चर उस मदर से नहीं डिसेंड हुआ? तो व्हाट डज इट मीन टू कॉल प्रोटो इंडो यूरोपियन कल्चर? मतलब द फंडामेंटल वे दिस रिसर्च इज बीइंग डन एंड द assumptions are Narratives and assumptions are deeply problematic. rather than debunking them, questioning the हाँ, फर्स्ट लेवल तो इसके इनहेरेंट प्रॉब्लम्स को ही मैं उनके आंसर करूं कि अरे इंडिया में हॉर्सेस वर्सेस, तू पहले बता कि तू तेरे पास क्या तथ्य है ये बताने का कि प्रोटो इंडो यूरोपियन एंड हॉर्सेस एंड अश्व, हम लोग संस्कृत में कहते हैं, इनका संबंध ही क्या है? व्हाई आर यू सेइंग कि नोन ऑफ दोस पीपल वर हॉर्स राइडर्स? उसका प्रूफ पहले दे मुझे. और प्रोटो इंडो यूरोपियन एक इस बुक में आई हैव कोटेड इट आल्सो, देयर इज अ ऑक्सफोर्ड इंट्रोडक्शन टू प्रोटो इंडो यूरोपियन एंड प्रोटो इंडो यूरोपियन ओरिजिन. इतनी मोटी सी बुक है, इट्स एन एकेडमिक बुक, जेपी मैलरी एंड एडम्स, डिसेंट स्कॉलर्स. वो खुद लिखते हैं कि प्रोटो इंडो यूरोपियन इकोनॉमी प्रोबेबली हैड लाइफ स्टॉक, some sheep, goat, maybe they were somewhat familiar with horses. बट आप और मैं, हम लोग ने स्कूल में ऑलरेडी इतिहास पढ़ लिया है कि रथ पे आए थे आर्यंस और उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय किया, राइट? एंड देन यस, इस बुक में मैं एक्सपैंड भी करता हूँ. आई जेन्युइनली बिलीव श्रीकांत तालागिरी जी एक स्कॉलर हैं, उनका जो काम इस पे रहा है अभी, इट डज नॉट मे बी गेट टू मच रिकग्निशन या वॉट एवर, इट विल स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम. ही हैज, कॉनराड एल्स जी जो हैं, उनका स्टेटमेंट है कि तालागिरी हैज सिंगल हैंडेडली वन द डिबेट. एंड दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. इसका पूरा टेक्निकल डिटेलिंग भी दिया है मैंने बुक में कि origins of whatever you call Proto-Indo-European actually भारत में थे. And by भारत we can, what we mean by northern India, including Afghanistan, Pakistan area. निकला यहाँ से था. इसका एविडेंस आपको ऋग्वेद में भी मिल जाएगा एक्चुअली. so all of this, मतलब भंडार है यहाँ पे, भंडार है यहाँ पे नॉलेज का. सिंस यू आर ऑल्सो अ डिज़ाइनर, सो आई एम अज्यूमिंग कि ये आपके ही नहीं डिज़ाइन नहीं, एब्सोल्युटली. आप पीछे अगर देखिए तो डिज़ाइनर का नाम भी लिखा है, ब्यूटीफुल डिज़ाइन बाय देम. एंड मेरे लिए इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, क्योंकि मैं चाहता था ये लिबरेशन कि यार मुझे डिज़ाइन में ना घुसना पड़े इसमें, बिकॉज आई डू डिज़ाइन एवरीथिंग, बट आई वांटेड कि कभी तो ऐसा हो यार कि कोई और डिज़ाइन करे. एंड आई एम जस्ट एबल टू से कि यस, वेरी गुड, लवली, लेट्स गो अहेड. सो दे डिज़ाइन्ड इट. व्हाट डज दिस मीन कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डिज़ाइन को? जैसे मंडला और बीच में एक आँख जो कि थोड़ा यूनिवर्स जैसा भी लग रहा है, एंड देन द नेम रेजोनेट्स विद दिस. सो क्या है ये इसकी कहानी? फेयर. तो ये मे बी अगर कैमरा पे भी दिखा दे सो दैट ऑडियंस, मैं ये वाली इधर दिखा देता हूँ. दिस इज व्हाट अनंत इज आस्किंग अबाउट. तो एक तो द आइडिया वाज कि भई ये फ्रैक्टल मंडल, इट साउंड्स लाइक एन ऑब्जेक्ट, राइट? अगर मैं फ्रैक्टल मंडल बोलता भी हूँ तो आदमी के दिमाग में एक डिवाइस या एक ऑब्जेक्ट आता है. ऑफ कोर्स दिस इज अ नेम, इट्स अ डिस्क्रिप्शन फॉर इंडियन सिविलाइजेशन, क्योंकि इंडियन सिविलाइजेशन के दो एस्पेक्ट्स को हाईलाइट भी कर रहा हूँ मैं इस बुक में. वन एस्पेक्ट इज कि इंडियन सिविलाइजेशन इज अ फ्रैक्टल, मतलब द सेम एसेंशियल ट्रूथ्स आर फाउंड इन ऑल लेवल्स ऑफ द सिविलाइजेशन. आप इंडियन सिविलाइजेशन के किसी भी डायमेंशन को एक्सप्लोर कर लीजिए तो कुछ कोर ट्रूथ्स हैं, वही आपको दिखेंगे नृत्य में भी, संगीत में भी, पूजा में भी. एंड फॉर एग्जाम्पल एक जो हमारा महावाक्य है, असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय. तो दिस इज आवर सिविलाइजेशनल एस्पिरेशन. वी ऑलवेज वॉन्ट टू मूव फ्रॉम अनट्रूथ टू ट्रूथ, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, फ्रॉम डेथ टू डेथलेसनेस. और ये हमारे सिविलाइजेशन के हर डायमेंशन में आपको दिखता है. मंदिर भी वही चीज़ है, वो धरती से उग के अग्नि की तरह, आकाश की तरह जाता है. आप योग भी ले लें, योग इज ऑल्सो कि आप अपने चेतना को कैसे एक अग्नि की तरह जागृत करके ब्राह्मण के साथ यूनाइट कर सकते हैं. मैक्सिमम एक्सप्रेशन होता है हमारे डांस में, हमारे संगीत में. तो ऑल ऑफ इट इज द सेम ट्रूथ्स विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्रैक्टल. तो फ्रैक्टल होता क्या है? इट हैज़ अ रिकर्सिव प्रॉपर्टी ना. आप कहीं पे भी जाओ आपको सेम पैटर्न दिखेगा.
बट इन इट सेल्फ अ फ्रैक्टल इज एब्स्ट्रैक्ट, इट्स जस्ट अ मैथमेटिकल दिस थिंग, वो करते जाओ जूम को एंड ना हो. एंड ये हमारा एक और महावाक्य है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे. तो एक्चुअली दैट इज ऑल्सो सेइंग द सेम थिंग कि एवरीथिंग इज अ फ्रैक्टल. बट द सेकेंड वर्ड मंडल, a mandal, it just also means goal, it means round, but it also means complete, coherent. एक पूर्णता का डायमेंशन है एक मंडल में, इसीलिए हमारे वो जो सबसे सौर इंट्रिकेट, मंडल, तारा मंडल. करेक्ट, राइट. सो दे आर होल एंड दे आर कंप्लीट. सो फ्रैक्टल मंडल इज सेइंग टू थिंग्स टुगेदर कि इट हैज द सेम प्रॉपर्टीज आर फाउंड एवरीवेयर, बट दोज प्रॉपर्टीज हैव अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस टू देम, अ कोहेरेंस टू देम. सो मल्टी लेवल कोहेरेंट. तो और ये इसलिए तो ये डिज़ाइन तो फ्रैक्टल दिखा रही है एक तो ये. एंड देन द आई, सो दिट्स इम्प्लाइंग कॉन्शियसनेस कि इट इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट और आर्टिफैक्ट, इट इज़ एन आर्टिफैक्ट विथ अ विजन, विथ अ साइट, एंड देयर फॉर साइट, दृष्टि फॉर अस इज अ मेटाफर फॉर कॉन्शियसनेस. व्हाट इज कॉन्शियसनेस बट द इनर आई. तो दैट इज द स्टफ दे हैड ट्राइड. ब्रिंग्स अस बैक टू द पॉइंट ऑफ हिस्ट्री, वो भी इसी का एक पार्ट है. ग्रेट. सो थैंक यू सो मच अमृत फॉर कंपाइलिंग दिस. आई थिंक अब मैं थोड़ा हिस्ट्री पढ़ने में कोई इंटरेस्ट इससे आएगा. सो थैंक यू फॉर योर टाइम. इट वॉज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन. थैंक यू. नमस्ते.